अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड पोर्शन के अंदर आपने पढ़ना है कि सॉलिड कितने किस्म के होते हैं। तो आज हम जिस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे उसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले ये सॉलिड कितनी अकसाम के हैं या किस किस्म के हैं। तो बच्चों ये जो सॉलिड्स हैं पहले हम इसे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं अकॉर्डिंग टू रिजिडिटी। रिजिडिटी किसे कहते हैं कि किसके अंदर लचक है किसके अंदर लचक है नहीं है। रिजिडिटी का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल। अगर कोई चीज ऐसे लचकदार नहीं है तो उसे आपने रिजिड कहते हैं। तो रिजिडिटी के लिहाज से हमारे पास ना दो तरह के सॉलिड होते हैं, या तो ब्रिटल सॉलिड होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरे हो जाना। जैसे हमारे पास NaCl है, नमक होता है NaCl। अगर बच्चों आपने नमक को एक पीसा हुआ नमक नहीं, एक सॉलिड उसका टुकड़ा लेते हैं और उसके ऊपर आप एक पत्थर मारते हैं, उसके ऊपर आप एक हथौड़ा मारते हैं, तो वो जो नमक होता है छोटे 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 टुकड़ों में टूटेगा। तो इसको हम कहते हैं ब्रिटल सॉलिड, यानी ये एक छोटे टुकड़ों में टूट जाना, इसे ब्रिटल कहते हैं। दूसरे जो बेटा हमारे पास सॉलिड होते हैं उन्हें मैलिएबल सॉलिड कहते हैं। जैसे लोहा होता है, इसके ऊपर अगर आप एक हथौड़ा मारते हैं तो ये ऐसे ब्रिटलनेस शो नहीं करेगा, भुरभुरा होकर नहीं टूटेगा, बल्कि ये थोड़ा फैल जाएगा, फ्रैक्चर्ड हो जाएगा, थोड़ा इसके अंदर और किस्म की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इस अमल को हम कहते हैं मैलिएबल। तो रिजिडिटी के लिहाज से हमारे पास दो तरह के सॉलिड हैं। अब बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। ये जो सॉलिड है हमारे पास इसके अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनकी अरेंजमेंट के लिहाज से जो सॉलिड्स होते हैं इनको आपने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक को आप कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को आप कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब जो क्रिस्टल का वर्ड होता है ये हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर एक खास किस्म की तरतीब लगी हुई हो, एक खास किस्म की बच्चों अरेंजमेंट हो, तो दैट इज नोन एज ए क्रिस्टल। तो उस सब्सटेंस को हमने क्रिस्टल्स कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉलिड है, तो ये मैंने एक खास तरतीब के साथ ये पॉइंट लगा दिए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप जिस सिमत से भी देखेंगे तो आपको बच्चों इसके अंदर एक तरतीब नजर आएगी। तो इसको आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। मतलब अगर आप इधर से देखते हैं तब भी आपको अरेंजमेंट नजर आ रही है, ऊपर से देखते हैं दाएं से बाएं से राइट से लेफ्ट से, तो देयर इज ए डेफिनेट अरेंजमेंट। ये एटम एक खास तरतीब के साथ लगे हुए होते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल है। तो ऐसे सॉलिड्स बेटा जिसके अंदर पार्टिकल्स की खास तरतीब होगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, और जिसके अंदर एटम आई या मॉलिक्यूल की तरतीब नहीं है, एक एटम इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, इस किस्म की जो तरतीब होगी उसे आप अमॉर्फस कहते हैं। ए का मतलब है इसकी शक्ल नहीं है, मॉर्फस का मतलब है शक्ल। अमॉर्फस सॉलिड्स मीन दे हैव नो शेप, नो रेगुलर शेप, इनकी कोई खास किस्म की शक्ल नहीं है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फिर आगे चार हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट्स एंड फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन दीज पार्टिकल्स। तो पहली जो हमारे पास आएगी उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ये आयनिक सॉलिड कहते हैं, सॉरी ये आयंस पर मुश्तमिल है। दूसरा कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, ये बेटा एटम से मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। फिर मेटालिक सॉलिड्स होते हैं जो कि मेटल एटम से मिलके बनेंगे। अब आज जो हमने पहले लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बच्चों हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो आप कहेंगे रेगुलर एंड थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और दे हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे इसके अंदर अगर हमारे पास एटम्स हैं, अगर बच्चों इसके अंदर हमारे पास ये एटम्स हैं या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आयंस हैं, तो दे हैव ए डेफिनेट थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट। तो इनकी एक डेफिनेट होगी, डेफिनेट का मतलब होता है खास, खास किस्म की इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी। अब सवाल पैदा होता है कि ये थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट होती कैसे है। तो बेटा ऐसी कोई चीज जिसकी खास किस्म की लंबाई हो
जिसकी खास किस्म की गहराई हो, खास किस्म की उसकी लेंथ हो, तो उसे आपने 3D अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बुक है, तो ये एक 3D बुक है, यानी इसके खास किस्म की बच्चों एजेस हैं, लेंथ है, गहराई है, इसको आपने 3D अरेंजमेंट का नाम देते हैं। तो ये 3D अरेंजमेंट होती है। और जिस चीज के अंदर 3D अरेंजमेंट होगी, मतलब ये जो एटम्स हैं वो खास तरतीब के साथ लगे होंगे, जैसे हमारे कमरों के अंदर ईंटें लगी होती हैं एक खास तरतीब के साथ, तो इनकी एक रेगुलर शेप बन जाती है। तो रेगुलर एंड थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्रिकल इनकी शेप होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। व्हाई दे हैव ए रेगुलर एंड थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप? बिकॉज देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन ए 3D मैनर, कि इसके अंदर एक ऑर्डर पाया जाता है, इसके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल या पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट्स एक खास तरतीब के साथ 3D के अंदर फैले हुए होंगे। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव ए रेगुलर शेप। अब पहली जो बात आती है, किसी भी हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी जो सबसे अहम प्रॉपर्टीज आती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? लैटिस कहते हैं किसी भी चीज की सतह को, जो भी किसी चीज की सतह होती है उसको बच्चों आप लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? आमतौर पर जो भी सॉलिड होगा, या तो वो बेटा हमारे पास कोई सॉलिड एटम से मिलके बनेगा, या वो उसके अंदर आयंस होंगे, या उसके अंदर वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो ये जो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो दे हैव ए डेफिनेट अरेंजमेंट, इनके खास किस्म की बच्चों ये तरतीब पाई जा रही है, जैसे ये बिल्कुल एक तरतीब के अंदर आ रहे हैं। तो अगर एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल एक खास तरतीब के अंदर पाए जाएं, तो उसको आपने क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ये क्रिस्टल लैटिस कहलाएगी। The regular arrangement of atom, ions or molecule in three dimensional in space is called crystal lattice। तो इसे हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। और क्रिस्टल लैटिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज है, ये एमसीक्यूज आएगा। इट इज नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज नहीं है। बाद का ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ जाता है कि क्रिस्टल लैटिस किन की प्रॉपर्टीज हैं, गैस, लिक्विड या क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो गैस और लिक्विड में एटम्स कभी भी अरेंजमेंट नहीं पाई जाती, इसलिए क्रिस्टल लैटिस उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। अब कुछ अहम बातें आती हैं। पहली बात जो आती है इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप, यानी ये खास किस्म की शक्ल का होना, इसे ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। देखो हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म की अशकाल्स होती हैं। एक बेटा हमने मैथ के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं, जैसे क्यूबिक होती है, जैसे टेट्रागोनल होती है, जैसे हेक्सागोनल होती है, 6 कोनों वाली, इनको ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। तो हमारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव ए ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी एक डिस्टिंक्ट, दूसरों से अलग अलग, डेफिनेट एक खास किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप होती है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है ये कैसे बनती है? जैसे हम बना लेते हैं, देखें जैसे हमारे पास ना NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है बेटा वो क्यूबिक होती है। अब क्यूबिक कैसे बनेगा? ये एक आपने बनाना है डिब्बा, फिर इसके अंदर ये दूसरा बना लें, इनको आपस में मिला दें, तो ये जो आपको शेप नजर आ रही है दैट इज नोन एज ए क्यूबिक शेप, इसे आप क्यूबिक शेप कहते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड की एक ज्योमेट्रिकल शेप है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप है। अब क्या होगा कि इसके अंदर खास किस्म के इंटरफेशियल एजेस, एंगल्स होते हैं। इंटरफेशियल क्या होते हैं बेटा? एंगल्स होते हैं। जैसे देखें ये हमारे पास एक बुक है, अगर ये दरमियान में इतनी होगी तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक क्यूबिक किस्म की शेप है। अब इसके देखें, इसके 6 फेसेस हैं। एक बेटा फेस आपको ये नजर आ रहा है, एक जहां पे मेरा हाथ है ये फेस है, एक ये आपके सामने वाली जगह ये फेस है, एक मेरी तरफ है ये फेस है, एक इधर है, एक इधर है, ये 6 फेसेस है। ये जो आपको नजर आते हैं इन्हें एजेस या कॉर्नर्स कहते हैं। अब ये वाला जो फेस होता है वो एक खास एंगल के साथ दूसरे फेस के साथ मिला हुआ है, इसको आप कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। तो ये इंटरफेशियल बेटा एंगल्स कहलाते हैं विच इंटरसेक्ट दी सरफेस विद ईच अदर, जो एक दूसरे की सरफेस को एक दूसरे के साथ मिला रहे होंगे, इसे आपने इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं। ये आपके पास शॉर्ट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल्स, तो आप इसे हाइलाइटर से अंडरलाइन कर लेंगे। जो एक फेस को दूसरी फेस से मिलाने वाले एंगल्स होंगे उनको आपने इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं। और ये करते क्या है? इंटरसेक्ट दी सरफेस विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ उनकी सरफेस को बरकरार रखते हैं। तो इस तरीके से जब ये खास किस्म के एंगल्स आपस में सरफेसेस को मिला रहे होते हैं
तो वो जो सब्सटेंस होगी वो एक रेगुलर शेप के अंदर आ जाएगी। ये जो फेसेस होते हैं और ये जो एंगल्स होते हैं वो रिमेन कैरेक्टरिस्टिक्स इवन, ये किसी भी चीज के एक खास किस्म की खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं और ये अपने आप को हमेशा बरकरार रखते हैं। अगर आप उस मटेरियल को ग्राउंड टू ए फाइन पाउडर, अगर आपने उस क्रिस्टल को बेटा पाउडर की फॉर्म के अंदर भी पीस के ले आते हैं, मतलब वो सॉलिड था उसको आपने पाउडर बना लिया, तो फिर भी उसके इंटरफिशियल एजेस और एंगल्स होते हैं वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज आएगा कि कौन सी चीजें जो होते हैं वो अपने आप को बरकरार रखेंगे, तो आप बताएंगे फेसेस और एंगल्स। अब इनकी तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी सॉलिड को मेल्ट कर देना। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका बच्चों हमारे पास एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब होता है एक ही वक्त में पिघल जाना, ये एक ही वक्त में पिघल जाते हैं इसलिए दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों हमारे पास आइस है, बर्फ है, अगर बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, चाहे वो एक मन 40 किलो बर्फ पड़ी हुई है और उस सारी जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो एक ही वक्त में वो सारी जो आइस होगी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। अगर बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल शुगर पड़ी हुई है, चीनी पड़ी हुई है, तो अगर जिस जगह पे चीनी पड़ी हुई है उसका टेम्परेचर 185 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप कर देते हैं, तो सारी की सारी शुगर जो होगी कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी, पिघल जाएगी। ऐसे हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर जिस जगह सोडियम क्लोराइड आपने रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर आप 801 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कर देते हैं, तो सारे का सारा सोडियम क्लोराइड जो होगा वो पिघल जाएगा। इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि एक ही टेम्परेचर पे सारे का सारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सारे का सारा सॉलिड पिघल जाता है। अगर ये मेरे हाथ में एक रबड़ है, ये अमॉर्फस सॉलिड होता है, अगर मैं इसको जलाता हूं तो यहाँ से ये पिघलेगा, लेकिन इसके साथ वाला हिस्सा जो है वो वैसे का वैसे रबड़ की फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं अगर इसको एक खास टेम्परेचर भी दे दिया जाए तो कुछ हिस्सा इसका पिघल जाएगा, कुछ हिस्सा इसका नहीं पिघलेगा। मतलब यह है कि इट हैज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको पहचानने के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे एक अहम चीज होती है। इट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम देयर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, कि आमतौर पर जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनका लास्ट सहारा जो लेते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। मतलब आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर कोई कंपाउंड दिया जा रहा है, ये कौन सा कंपाउंड है, तो पहले आप उसको पहचानेंगे, लास्ट में आप उसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट उसके फिंगरप्रिंट होते हैं, जैसे इंसान को पहचानने के लिए उसके हाथों पे लगी हुई लकीरें बताती हैं कि ये किस किस्म का कौन सा आदमी है, क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है, किस किस्म की चीज ये है, ये कौन है। तो ये फिंगरप्रिंट्स हमें हमारा बायोडेटा बता रही होती हैं। जस्ट लाइक बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास किसी कंपाउंड का एक फिंगरप्रिंट होता है जो आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट बताएगा, और वो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एक खास सॉलिड का होगा। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हर सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा सॉलिड उसके करीब तरीन कोई मुश्किल से होता है, अगर हो भी सही तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज आ रही है इसे हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन, किसी चीज को तोड़ देना। मतलब जैसे आपके पास ये एक पॉइंटर है, इसको मैं तोड़ना चाहता हूं, मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड तो नहीं है, या मैं आपको कहता हूं इसको तोड़ें, तो फौरन आपके जहन में ख्याल आता है कि इसको यहां से तोड़ें, ऐसे पकड़ के इसे तोड़ें। तो ये आपको दावत दे रहा है कि ये इसकी क्लीवेज प्लेन है, इसको तोड़ने का तरीका ऐसे होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको यहाँ से तोड़ रहा हो। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें तो स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, जो कि वीक किस्म की फोर्सेस वहां पे प्लेन के ऊपर होंगे और आप उसको थोड़ी सी ठोकर लगाएंगे वो जल्दी टूट जाता है। तो इसलिए जितने भी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ब्रोकन अलोंग दी डेफिनेट प्लेन्स, दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज क्लीवेज प्लेन, तो आप बताओगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो डेफिनेट प्लेन्स के साथ टूटती हैं, दीज डेफिनेट प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स। अब क्लीवेज प्लेन होती क्या है, तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा वीकनेस वेयर स्मॉल फोर्स कैन अप्लाइड कैन ब्रेक द क्रिस्टल,
क्लीवेज प्लेन एक ऐसी जगह होगी जो सबसे वीक किस्म की जगह होगी, उसके ऊपर अगर आप एक स्मॉल फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो क्रिस्टल आसानी के साथ बेटा टूट जाएगा, हत्ता कि अगर आपको ये पता हो। इसकी एक आम सी एग्जांपल देखें, जैसे डेयरी मिल्क होती है, वो आप घर में लेके आते हैं और उसको दो हिस्सों में तकसीम करना है, तो उसकी प्लेन या डब्बे बने होते हैं कि यहाँ से आप तोड़ें तो आप आसानी के साथ उसको तोड़ सकते हैं, जितने टुकड़े चाहें उसके आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक बेटा जैसे नारियल होता है, अगर आपने नारियल खाने का दिल चाह रहा है, आपने कहीं से नारियल लिया तो आप उसके ऊपर हथौड़े मारें, आप उसको नहीं तोड़ सकते, उसके अंदर से नारियल नहीं निकाल सकते। लेकिन जो एक्सपर्ट आदमी है उसको इसकी क्लीवेज प्लेन्स पता होती हैं, वो थोड़ी सी ठोकर लगाता है और उसमें से साबित नारियल अंदर से निकाल के हमें दे देता है। कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो बेटा ये जो क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, ये किसी भी जगह की वीकनेस होती है, यानी वीक किस्म का वो पॉइंट होगा जहां पे थोड़ी सी फोर्स लगा के आप उसे तोड़ सकते हैं। अब cleavage planes are inclined to one another at a particular angle for a given crystalline solid। ये जो क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, ये एक सॉलिड की दूसरे सॉलिड के साथ बेटा उसी सॉलिड के दूसरे एटम या आइंस के साथ आपस में जुड़ी हुई होती हैं और फिर ये इंटायर स्ट्रक्चर्स के अंदर है बन जाते हैं, यानी इंक्लाइंड होती हैं वन अनदर, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी। जैसे आपने ये क्यूबिक क्रिस्टल बनाया, फिर इसके ऊपर बेटा ये एक और क्यूबिक क्रिस्टल होगा, इसके इधर एक और होगा, इसके इधर एक और होगा, यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे दीवार के अंदर ईंटें होती हैं, तो पता होता है कि यहाँ पे ईंट जो है इसको जोड़ा गया, यहाँ से आप ईंट को अगर ठोकर लगाएंगे तो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये जो क्लीवेज प्लेन होती है, वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, यानी क्लीवेज प्लेन के अंदर एक खास किस्म का पार्टिकुलर एंगल होता है और ये जो एंगल होगा ये हर सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये एंगल क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे NaCl का ये जो आपने एंगल लिया हुआ है, ये बच्चों हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अगर आपने ग्राफाइट ले लें तो उसके अंदर ये एंगल 120 का हो जाएगा, और तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये एंगल भी वेरी कर रहे होते हैं। अब ये जो क्लीवेज है इसको आप ब्रेकेज भी कहते हैं कि किसी चीज को तोड़ देना। अब ब्रेकेज दो तरह से होती है, एक को आप फ्रैक्चर कहते हैं, यानी इरेगुलर मैनर से तोड़ देना। जैसे रबड़ होती है उसको आप तोड़ते हैं, वो कहीं से टूटी हुई कहीं कैसे, या शीशे को आप तोड़ते हैं, बोतल शीशे के लिए उसको तोड़ते हैं तो कहीं पे उसके टुकड़े निकले हुए हैं कहीं कैसे, तो इसे हम फ्रैक्चर कहेंगे। इरेगुलर मैनर से किसी चीज को तोड़ देना, इसे बेटा फ्रैक्चर कहते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है रेगुलर मैनर से तोड़ना। क्लीवेज कैन बी यूज फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ने के लिए जो रेगुलर मैनर आप इस्तेमाल करते हैं, इसको बेटा आपने क्लीवेज का नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। अब हमारी नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसे हम कहते हैं ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल को ग्रो कराना, क्रिस्टल को पैदा करना, क्रिस्टल की परवरिश करना, इसे बेटा हमने ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टल ग्रो कैसे करेगा। ये तो आम सी बात है, अगर एक पौधे को ग्रो कराना है तो आप समझते हैं एक पौधे का बीज लिया, उसे जमीन के अंदर आप डाल देते हैं, मट्टी के अंदर दबा देते हैं, उसे पानी देते हैं और कुछ अरसे बाद वहां से पौधा निकल आता है। अब एक क्रिस्टल ग्रो कैसे करेगा, ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल क्या चीज होगी, तो बेटा ये भी एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो देखिए अगर हमारे पास ना ये बेटा एक बर्तन है, इसके अंदर हमने ना शुगर ली हुई है, चीनी ली हुई है, चीनी, और ये जो चीनी है फॉर एग्जांपल ये इम्प्योर है, या इस चीनी के आपने क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे। तो इस चीनी को लिया, इसको बच्चों हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की एक खास मिकदार के अंदर एक खास टेम्परेचर के ऊपर इस चीनी को पानी के अंदर हल करते गए। फॉर एग्जाम्पल पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने चीनी को रखा, इसमें आपने जो है वो एक गिलास पानी ले लिया, इसमें आपने 10 चम्मच चीनी के डाल दिए, फिर वो चीनी उसके अंदर हल हो गई, फिर आपने 10 चम्मच और डाल दिए, वो भी हल हो गई। अब आपने और चम्मच डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब चीनी हल नहीं हो रही बल्कि वो आप नीचे बैठ रही है, तो इस सोल्यूशन को आप कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है अब ये भर गया है, अब मजीद इसके अंदर कोई चीज एंटर नहीं हो सकती। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते खाते एक वक्त ऐसे आता है जब मजीद हम एक लुकमा भी अपने अंदर नहीं डाल सकते, तो इसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। अब मैं सैर होके मैंने खाना खा लिया है, मैं सैर शुदा हो गया हूँ, मैं सैचुरेटेड हो गया हूँ, तो ये बेटा सैचुरेटेड बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको हीट करना है, हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे, फिर आप इसमें चीनी के और चम्मच डालते जाओगे, हल करते जाओगे, और डालोगे, हल करोगे, फिर एक वक्त आएगा कि मजीद चीनी इसके अंदर डिजॉल्व
नहीं होगी तो दैट इज नाउन एज ए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आपने इसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब इस सुपर सैचुरेटेड जो सोल्यूशन है इसको उठा के आप नीचे रखें तो ये ऐसा ऐसा बच्चों ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब ये ठंडा होगा तो फिर इसकी सत्ता को इसके अंदर मौजूद जो एटम आयन या मॉलिक्यूल हैं जो सोल्यूशन के अंदर फिर रहे हैं वो सारे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब वो जमा होना शुरू हो जाएंगे फिर ये एक खास शक्ल के अंदर इस सॉल्वेंट की सत्ता के ऊपर आ जाएगा। दैट इज नाउन एज ए क्रिस्टल। यानी हार्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब आपने ठंडा किया तो उसके अंदर मौजूद चीनी के मॉलिक्यूल्स जो थे वो सारे कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर फिर इसकी सत्ता के ऊपर आ जाते हैं। वहां से आप इसे उठा लेंगे। इस अमल को आपने क्रिस्टल्स कहते हैं। इसी अमल को आपने ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। इस तरीके से आपने क्रिस्टल को ग्रो कराना है। अब बेटा क्रिस्टल को ग्रो कराने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो एवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, यही चीनी है, मतलब आपके पास अगर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि एवापोरेट करता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो है ईथर है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, पेट्रोल है, इस किस्म का सॉल्वेंट लिया तो इसके अंदर आपने उस कंपाउंड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें। जो भी कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेफ्थालीन है फॉर एग्जांपल, इसे आपने प्योरीफाई करना चाहते हैं तो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें। फिर आप उसे थोड़ी देर के लिए हवा के अंदर रखेंगे किसी प्लेट के अंदर डाल के, तो ये सॉल्वेंट यहाँ से उड़ के चला जाएगा और वो जो प्योर कंपाउंड होगा वो अंदर रह जाएगा। इसे हम कहते हैं एवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का एवापोरेशन के जरिए ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल आप इस तरीके से हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस जो आता है इसे हम कहते हैं सीडिंग प्रोसेस फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बेटा सीडिंग प्रोसेस करना। सीडिंग प्रोसेस के लिए हमें इसने एक एग्जांपल दिया है। जिस चीज की एग्जांपल दिया है बेटा वो सोडियम थायोसल्फेट है। N2 है, S2 है, O3 है, इसे हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये सोडियम थायोसल्फेट बेटा एक हमारे पास सॉल्ट है। इस साल्ट को आपने पानी के अंदर हल करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने एक बीकर के अंदर पानी ले लिया। इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोडियम थायोसल्फेट बेटा इसके अंदर हम हल करते गए और इसके अंदर मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो सोडियम थायोसल्फेट हल हुआ था वो 50 ग्राम है। जब ये 50 ग्राम पे पहुंच जाता है तो मजीद सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर हल नहीं होता। तो अब आप क्या करते हैं कि अगर इसका टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा आप इसका टेम्परेचर कर लेते हैं और आपने यही 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये पानी लिया हुआ है और इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट हल करते हैं। अब इसमें सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो 231 ग्राम जो होगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हल हो जाता है। जब आप इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी को गर्म करके इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं तब ये इसके अंदर बेटा 231 ग्राम जो है सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर हल हो जाएगा। तो ये इसका बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे चीनी को आपने आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया, अब इसी सोडियम थायोसल्फेट को यहाँ से उठा के आप रख देते हैं और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अंदर से क्रिस्टल निकल के बाहर नहीं आ रहे। कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनके क्रिस्टल बाहर नहीं आते, तो इसके क्रिस्टल भी बेटा बाहर नहीं आ रहे। अब क्या करेंगे कि आपके पास प्योर सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल पड़े होंगे जिन्हें आप सीड कहते हैं। तो वो थोड़े से सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल इसके अंदर डालेंगे तो फौरन क्रिस्टलाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा और यहाँ पे धड़ाधड़ जैसे टेम्परेचर आप कम करोगे तो इसमें से बहुत सारा सोडियम थायोसल्फेट निकलना शुरू हो जाएगा और सतह के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूल्स इसके इस लिक्विड के अंदर तैर रहे थे वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक ग्रोह की शक्ल में इसकी सतह के ऊपर अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं सीडिंग प्रोसेस फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कभी आप किसी शुगर मिल के अंदर जाएं तो वहां पे जो चीनी होती है उसके लास्ट प्रोसेस के अंदर यही सीडिंग प्रोसेस किया जाता है। चीनी को क्रिस्टलाइज करने के लिए इसके अंदर प्योर चीनी डाली जाती है, यानी उसके सीड डाले जाते हैं। फिर वहां पे चीनी जो है बड़ी मजे की क्रिस्टलाइज हो रही होती है तो वो क्रिस्टल की शक्ल में सतह के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसके अंदर से क्रिस्टल निकल के क्यों ऊपर आ रहे हैं, क्रिस्टल क्यों ऊपर आ जाते हैं। तो वजह यह है कि आपने इसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था तो इसमें 231 ग्राम जो है सोडियम थायोसल्फेट हल हुआ है। जब आप इसका टेम्परेचर कम करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड हल करते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बेटा इसके अंदर
जो सोडियम थायोसल्फेट था वो 50 ग्राम हल होना था। बाकी जितना भी आपके पास बचता है कि 180 ग्राम या इससे ज्यादा बचता है, वो सारे का सारा अब इस सोल्यूशन से निकल के बेटा सत्ता के ऊपर आएगा, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसके अंदर सिर्फ 50 ग्राम रहना चाहिए। बाकी सारे का सारा जो है वो सोडियम थायोसल्फेट यहाँ से निकलेगा और इसकी सत्ता के ऊपर बेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल, कि ये जो इस प्रोसेस के जरिए आपने क्रिस्टल को ग्रो कराया, यानी इस पानी के अंदर इसे डिसॉल्व किया, फिर इसकी सतह के ऊपर क्रिस्टल बन गए। अब इस क्रिस्टल की शक्ल कैसी होगी, शक्ल में कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, या उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, that is known as a habit of crystal. The shape of crystal in which it usually grow is called habit of crystal. ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, तो आप कहेंगे वो शक्ल जिसके अंदर एक क्रिस्टल पैदा होता है, दैट इज नोन एज ए हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अब बच्चों हमारे पास क्रिस्टल के सोर्स क्या आते हैं, क्रिस्टल कैसे पैदा होगा, इसके दो सोर्स हैं। या तो आपने अगर चीनी के या नमक के क्रिस्टल बनाने हैं तो इन प्योर को लेके मोल्टन फॉर्म में ले आए, मतलब नमक को लें और इसको पिघला दें। जब ये पिघल जाएगा फिर आप इसे ऐसा ऐसा ठंडा करेंगे तो उसके अंदर से नमक के प्योर क्रिस्टल इकट्ठे होंगे और क्रिस्टल की शक्ल में आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं मोल्टन स्टेट। या बच्चों नमक को आपने पानी के अंदर हल किया और इसके अंदर इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और फिर इसे ठंडा किया तो नमक के क्रिस्टल इकट्ठे होकर सतह के ऊपर आ जाएंगे, तो ये एक्वस सोर्स होगा। तो आपके आप तौर पर जो क्रिस्टल है वो दो सोर्सेस के अंदर ग्रो कर रहा है, या मोल्टन में या एक्वस में। अब हमारे पास कंडीशंस हैं, यानी हर चीज को बनाने के लिए बच्चों हमारे पास क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। जैसे आपने चाय बनानी है तो उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि आपने इतना दूध लेना है, इतनी पत्ती लेनी है, इतनी देर उसे गर्म करना है, ये कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस आप सारी उम्र मेंटेन रखेंगे तो आपकी चाय बहुत बेहतरीन बनेगी। अगर कभी गर्म ज्यादा कर लिया, कभी कम ठंडा कर लिया, कभी दूध बहुत कम डाल दिया, कभी पानी ज्यादा डाल दिया, तो ये कंडीशंस अगर आप चेंज कर देंगे तो चाय का टेस्ट, जायका, हर चीज चेंज हो जाएगी। तो यही है कि अगर कंडीशंस आर मेंटेन्ड देन शेप ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज रिमेन सेम। अगर आप इनके अंदर कंडीशंस को सेम रखेंगे तो ये हमेशा हमेशा जो क्रिस्टल की शेप होगी वो मेंटेन्ड रहेगी, एक जैसी रहेगी। चाहे क्रिस्टल आप मोल्टन स्टेट में बनाएं, चाहे क्रिस्टल आप बेटा एक्वा स्टेट के अंदर बनाएं, उनकी शक्लें हमेशा सेम रहेंगी। अगर आपने कंडीशंस को चेंज कर दिया, कंडीशंस को चेंज कर दिया तो शेप ऑफ क्रिस्टल भी बेटा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आमतौर पर ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इसकी जो शेप होती है वो क्यूबिक होती है, क्यूबिक शेप होती है। आप जब तक ये कंडीशंस बरकरार रखेंगे हमेशा सोडियम क्लोराइड आपको क्यूबिक शेप के अंदर मिलेगा। अगर आपने इसके अंदर कंडीशंस चेंज कर दी, मतलब जैसे इम्प्योरिटी डाल दी, इफेक्टेड बाय इम्प्योरिटी, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल दी, क्या डाल दिया, 10% आपने यूरिया डाल दी, यूरिया। तो अगर आपने सोडियम क्लोराइड में बेटा 10% यूरिया डाल देते हैं तो इसकी जो शक्ल होगी वो चेंज हो जाएगी। आप क्यूबिक में बजाय इट बिकम ए नीडल लाइक, नीडल लाइक, तो ये नीडल की तरह हो जाएगी। तो ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, अगर सोडियम क्लोराइड में आप 10% यूरिया डाल देते हैं तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन पे क्या असर होगा, तो आप बताएंगे ये नीडल लाइक हो जाती हैं, सुइयों की तरह हो जाएगी। ऐसे लंबी लंबी सुइयां सी उसके अंदर आपको नजर आ रही होंगी, अब क्यूबिक शेप नहीं होगा। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये इफेक्ट होता है वो है प्रेशर एंड टेम्परेचर। आप जानते हैं अगर चाय बनानी है उसका टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वहां तक वो आप रखेंगे तो अच्छी चाय बन गई है। अगर आपने उसके टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया, एक मोमबत्ती जला के बैठ गए हैं, तो वो अच्छी चाय नहीं बनेगी। तो इसलिए बेटा अगर आप कंडीशंस के अंदर प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तब भी इसकी जो शक्ल होती है वो चेंज हो जाती है। डियर स्टूडेंट, ये क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको अब हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह एमार्फस सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, बेस्ट विशेस।